ये आप लोग शायद मैं बाहर से आया था इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी मिलने के लिए हामी भर दी और उन्होंने कहा कि अ, मैंने उनसे पूछा कि आप हिटलर की तो बात सार्वजनिक रूप से करने से मतलब रुकते हैं, बचते हैं, नहीं करते बात। लेकिन यहाँ पर तो संग्रहालय में आप हिटलर की सारी बातें और बड़े आधुनिक तकनीकी के साथ दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो इतिहास प्रामाणिकता के साथ अगर हम हमारी नई पीढ़ी के सामने लेकर जाएँगे, तो ही हमारी पीढ़ी समझ पाएगी क्या सच, क्या गलत, क्या सही, क्या क्या झूठ। ये उन तक पहुँचाने के लिए इस प्रकार के संग्रहालय होना बहुत आवश्यक है। वो देखकर मैं सोचने लगा कि हमारे यहाँ पर 1947 में इतना जबरदस्त इस प्रकार से घटना घटी। स्वतंत्रता मिलना ये एक बात है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जो विभाजन हुआ, वो पूरे विश्व के इतिहास में इस प्रकार का अनूठा ऐसा घटनाक्रम था। लगभग सवा से 1.5 करोड़ लोग ये विस्थापित हुए हैं। 1.5 करोड़ ये बहुत बड़ी संख्या होती है। 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए हैं। 15 से 20 लाख बेटियों की इज्जत लूटी गई, इसकी कोई संख्या नहीं। यह बहुत भयंकर, बहुत जबरदस्त इस प्रकार का अनुभव था। और जब इतना ज्यादा हुआ उसके बारे में कितना लिखा गया है, कितनी पुस्तकें हैं, कितनी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। इस पे जब मैं काम करने लगा, वो पहले दिमाग में ये विचार आया था, तो ध्यान में आया कि इसमें या तो एकांगी पद्धति से बहुत कुछ लिखा गया है या फिर तथ्यों के साथ बहुत कुछ नहीं लिखा गया है और नई पीढ़ी को ये सारा कुछ घटनाक्रम ही नहीं मालूम है। धीरे धीरे ये विस्मृति में चला जाएगा और शायद अगले 50-100 वर्षों में लोगों को ये ध्यान में भी नहीं रहेगा कि इतना बड़ा विभाजन के साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ और विभाजन का कारण क्या था। ये सारी बातें इतिहास में छुप जाएंगी, विलुप्त हो जाएगी। और इसलिए जब ये घोषणा हुई कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, तो एक दृष्टि से यह एक बहुत अच्छा प्रयास था, एक अच्छा उपक्रम था कि सारे नागरिकों को हमारे देश का इतिहास, वो भी सत्य इतिहास, ठीक ढंग से लोगों तक पहुंचे। उस दृष्टि से मुझे इसका बड़ा महत्व लगता है। अब कई बार लगता है कि ये विभाजन हमारा क्यों हुआ? कारण क्या था? इसके पीछे दोषी कौन है? अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर अंगस मेडिसन। अब आप चूंकि मेडिकल के विद्यार्थी है तो आपने अंगस मेडिसन को नहीं पढ़ा होगा। मैं अभियंता हूं, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूं, तो मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था पहले। लेकिन बाद में उनके मिलेनियम पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स और द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसी पुस्तकें मैंने उनकी पढ़ी। उन पुस्तकों में अंगस मेडिसन ने बड़े तथ्यों के साथ ये दिखाया है, प्रमाण है उसके पास, उसके साथ उसने ये बताया है कि अलग अलग समय में पूरे विश्व में व्यापार का परिदृश्य कैसा था, किसके पास क्या था, कितना परसेंटेज किसका शेयर था, सब कुछ उसने दिया है और वो पूरे विश्व में माना जाता है, एक्सेप्टेबल है। उसके अनुसार पहली शताब्दी में पूरे विश्व का 1/3 व्यापार, प्रिसाइज 32.8% ट्रेड वाज थ्रू और वाज बाय भारत, इंडिया। उस समय का भारत था, वो विशाल भारत था। उस भारत ने जो व्यापार पूरे दुनिया में किया था, उसके कारण देश समृद्ध था। सारे आक्रांता भारत पर आक्रमण करने आ रहे थे, चाहे वो अलेक्जेंडर है, चाहे उसके बाद की इस्लामी आक्रांता है, उसके बाद आने वाले चाहे डच है, पुर्तगीज है, अंग्रेज है, फ्रेंच है, ये सारे आक्रांता भारत सिर्फ इसलिए आ रहे थे कि भारत बहुत ज्यादा समृद्ध देश था। और अंग्रेज आने तक ये जो व्यापार का हमारा, पूरे विश्व में व्यापार करने का हमारा जो प्रतिशत था, वो लगभग 23.8% तक पहुंचा था। मतलब एक चौथाई, फिर भी 1/4 ऑफ द ट्रेड वाज डन बाय इंडिया एंड दैट वाज रियली ग्रेट। अब ऐसे देश को जो इतना समृद्ध था सभी दृष्टि से, उस देश का विभाजन हुआ और वो विभाजन
क्यों हुआ, उसका कारण क्या था और उसके कारण वहां पर रहे हुए अनेक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान में गए उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं था। पूरे आज जो भारत बचा है उस पूरे भारत में कहीं भी मुस्लिमों को जानबूझकर भगाया गया ऐसी घटना बहुत अपवाद के रूप में कोई होंगी। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया और चूंकि इस्लाम के आधार पर बना हुआ राष्ट्र था, तो जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उस समय कहते थे, आजकल आजकल उसको खैबर पख्तूनख्वा और वो वाला प्रांत कहते हैं, फिर बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है और उस समय का बंगाल था। यहां सारे स्थानों से जो हिंदू थे उन सबको खदेड़ा गया कि आपको यहां पे नहीं रहना है। यह बहुत दर्दनाक था, दुर्भाग्यपूर्ण था और इसलिए इसके तह तक जाने की बहुत आवश्यकता है कि क्या ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई जिसके कारण यह विभाजन के लिए बात होना पड़ा या विभाजन स्वीकार किया गया। तो विभाजन के बीज जो बोए गए वो लगभग 1906 के आसपास बोए गए विभाजन के बीज या उस मानसिकता के बीज, ऐसा हम कह सकते हैं। पहली बार अंग्रेजों के विरोध में 1905 में जो बंग भंग का आंदोलन हुआ, बंग भंग के विरोध का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन जबरदस्त था। स्वामी विवेकानंद जी ने जो एक जोत जगाई थी पूरे भारत में और युवकों के बीच में जो जोत जगाई थी, उसके परिणाम दिखने लगे थे। 1902 में तो स्वामी जी का देहांत हुआ था। आंदोलन प्रारंभ हुआ 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि बंगाल का विभाजन होगा। उसके विरोध का जो आंदोलन था वो बंगाल के घर घर तक पहुंचा था और सिर्फ बंगाल तक वो सीमित नहीं था, तो पूरे देश में वो आंदोलन फैल रहा था। अब उस आंदोलन पे कुछ तोड़ निकालने के लिए एक प्रकार से अंग्रेजों ने थोड़ा उकसाया इन मुस्लिम नेताओं को। तो ढाका में, वहां का ढाका का जो नवाब था, उसकी अगुवाई में, उसकी लीडरशिप में एक प्रकार से 1906 में और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अब ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना का जो कार्यकाल है वो 1876 से 1948 तक का है। तो जिन्ना भी उस मीटिंग में थे, ढाका की उस मीटिंग में जिसमें मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वहां से मुस्लिम लीग का प्रवास जिसको हम कहते हैं वो प्रारंभ हुआ। तब तक वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें अलग से राष्ट्र चाहिए, अलग से देश चाहिए भारत के अंदर। कहना था मुस्लिमों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उसके बाद जब खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने अपने हाथ में लिया, तो खिलाफत का भारत से कोई संबंध नहीं था। वो टर्की का जो राजा था, उसको खलीफा बनाना नहीं बनाना, इस पे सारा आंदोलन चल रहा था, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन गांधी जी को ऐसा लगा कि शायद इसके कारण हिंदू मुसलमान एक होंगे या मुसलमान अपनी तरफ थोड़े आकृष्ट होंगे, उनको लगेगा कि हम उनके प्रति सिंपैथी रखते हैं। हालांकि कई मुस्लिम नेताओं ने कहा था कि उस आंदोलन का भारत से कोई संबंध नहीं है, तो खिलाफत आंदोलन का कोई औचित्य भारत में नहीं है। लेकिन गांधी जी ने वो आंदोलन चलाया और उस आंदोलन की आड़ में भारत के बिल्कुल दक्षिण छोर पर, केरल के भी दक्षिण छोर पर मलाबार नाम का एक जो जिला है, वहां पर हिंदुओं का बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ। मोपला संहार उसको कहते हैं। और वहां से ये मुसलमान जो एक गुट था, उनको ये अनुभूति हुई, उनको ये एहसास हुआ, दे स्टार्टेड फीलिंग कि हमारी ताकत है और अगर हम इस प्रकार का कत्लेआम करते हैं तो सामने वाला पक्ष डर जाता है। और यह मानसिकता की शुरुआत वहां से हुई। 1923 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उस समय कांग्रेस, लोकमान्य तिलक जी ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा सक्रिय किया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस प्रमुखता से वर्ष में एक बार उनका वार्षिक अधिवेशन होता था। बड़े बड़े प्रस्ताव वगैरह पारित होते थे और प्रस्ताव वगैरह पारित करके सरकार को हमारी बात बताई, यहां तक चलता था। बहुत ज्यादा आंदोलन वगैरह तब तक हुए नहीं थे। तो 1923 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो काकीनाडा में हुआ। काकीनाडा जो पुराने आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तो काकीनाडा अधिवेशन यहां कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। 39वां अधिवेशन था।
और इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये अली बंधु नाम से प्रसिद्ध थे, दो भाई थे इनके। वो अध्यक्ष स्थान पे बैठे थे। ये कांग्रेस की परंपरा रही है 1905 के बाद से। 1905 में जब बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो बंग भंग आंदोलन का अगर कोई प्रमुख ऐसा एक मंत्र होगा तो वो मंत्र वंदे मातरम था। वंदे मातरम गा गा कर अनेक लोग, अनेक क्रांतिकारी उस आंदोलन में लोगों को सम्मिलित करते थे। लोग भी वंदे मातरम के गान के साथ उसमें आते थे। और जैसा मैंने बताया कि 1905 का वो बंग भंग का आंदोलन अंग्रेजों के विरोध का एकमात्र सफल आंदोलन है। बाकी आंदोलन बहुत हुए लेकिन कोई भी आंदोलन सफल नहीं रहा। बंग भंग का आंदोलन सभी अर्थों से सफल था। बंग भंग के आंदोलन में मांग ये थी सभी की कि बंगाल का विभाजन का विरोध हुआ। उस विभाजन का विरोध हुआ और उस विभाजन से विभाजन का आदेश कांग्रेस की सरकार को वापस लेना पड़ा। अपना वो अंग्रेज की सरकार को वापस लेना पड़ा। ये 1911 में हुआ। 6 वर्ष तक लगभग ये आंदोलन चला। आंदोलन जबरदस्त था। तो जो उन्होंने घोषणा की थी उस घोषणा को वापस लेना, ये एक बात। और दूसरी बात कि अंग्रेजों ने डर के अपनी जो राजधानी थी, तब तक पूरे देश की जो अखंड हिंदुस्तान था, बहुत बड़ा भारत था, वो सारे भारत की राजधानी कलकत्ता थी। वो कलकत्ता से 1911 में उन्होंने राजधानी अपनी स्थानांतरित करके दिल्ली लेकर गए। उसी समय उन्होंने वो लुटियंस करके आर्किटेक्ट था, उसको कहा कि जरा नई दिल्ली बसाओ, और नई दिल्ली उस समय बसी, अंग्रेजों की राजधानी वहां पर गई। ये सारा जो हुआ वो 1911 में हुआ, तो इसलिए ये आंदोलन उन सभी अर्थों में सफल आंदोलन था। लेकिन उसको अगर छोड़ ये आंदोलन कांग्रेस का किया हुआ नहीं था। ये आंदोलन तो क्रांतिकारी और बाकी सारे लोगों ने किया था। कांग्रेस ने उसने कहीं कहीं अपना समर्थन जरूर दिया था। तब से लेकिन 1905 से परंपरा कांग्रेस के अधिवेशन में थी कि अधिवेशन का प्रारंभ यहां वंदे मातरम से होगा। मंच पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो बैठे थे। साथ में गांधी जी बैठे थे। और वंदे मातरम गाने के लिए पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, जो उस समय संगीत के महानतम ख्यातिलब्ध ऐसे गायक थे, पूरे देश में जिनके गायन का डंका बजता था, ऐसे पलुस्कर जी को, पंडित पलुस्कर जी को गायन के लिए कहा गया था। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। वो आए और जैसे ही उन्होंने वंदे मातरम का प्रारंभ किया गाना, तो ये मोहम्मद अली ने उसका विरोध किया कि आप इस यहाँ पे नहीं गा सकते। लेकिन अब पलुस्कर जी तो पलुस्कर जी थे, वो क्यों रुकने के लिए, वो गाते गए। उसके उस गाने के विरोध में ये मौलाना मोहम्मद अली, इसने मंच छोड़ दिया। लेकिन तो अपीजमेंट है, जो मैंने कहा कि मानसिकता को बल मिलता गया, वो इसलिए कि गांधी जी ने भी मौलाना मोहम्मद अली के समर्थन में मंच छोड़ दिया। ये एक प्रकार से, जिसको अलग अलग माइलस्टोन कहते हैं, पाकिस्तान के बनने के माइलस्टोन, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में, 30 दिसंबर 1906। उसके बाद ये मोपला 1921 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ, वो खिलाफत आंदोलन, मोपला संहार, जिसके कारण मुस्लिमों को लगा कि हम इसके कत्ल के बल पर लोगों को मारने के नाम पे लोगों को डरा सकते हैं। तीसरा 1923 में काकीनाडा का जो अधिवेशन हुआ, उस काकीनाडा के अधिवेशन में मंच से वंदे मातरम का विरोध हुआ और उसके समर्थन में गांधी जी ने भी मंच छोड़ा। ये एक प्रकार से तुष्टिकरण था, अपीसमेंट था, और जिसके कारण ये मुस्लिम मानसिकता ये बलवती होती गई कि नहीं, हम जहां जो कहेंगे वो हो सकता है, होता है यहां पर, ये बात आगे बढ़ती गई। लेकिन तब तक भी अलग से राष्ट्र बनाना चाहिए, हमें अलग से राष्ट्र मिलना चाहिए, ऐसी कोई बात मुस्लिम मानसिकता में नहीं थी। कोई भी अलग से राष्ट्र की बात भी नहीं कर रहा था। यह प्रारंभ हुआ 1940 में। 1940 में 1930 में 1930 में प्रारंभ हुआ। 1930 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। अहमदाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ।
1930 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और मुस्लिम लीग का अधिवेशन अहमदाबाद में। उस अहमदाबाद के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जो मोहम्मद इकबाल, वही इकबाल कवि जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा ये गीत लिखा था, उसी इकबाल ने एक प्रस्ताव रखा कि मुस्लिमों के लिए और अलग से राष्ट्र होना चाहिए, हिंदुओं के साथ हम मुस्लिम रह नहीं सकते, ऐसा उस प्रस्ताव में कहा गया था। तो 1930 में, मतलब ये 1906, 1921 का खिलाफत आंदोलन, 1923 की काकीनाडा की घटना और 1930 में उन्होंने सीधे तौर पर अलग देश, अलग राष्ट्र की मांग की मोहम्मद इकबाल ने। लेकिन वो मोहम्मद इकबाल की बात थी, उसको तत्कालीन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने भी एंडोर्स नहीं किया था, हाँ नहीं कहा था। लेकिन वो जो उस इकबाल ने बात की, उस बात को पकड़ा लंदन में बैठे हुए कैम्ब्रिज में एक पढ़ रहा था युवक, वो उस युवक का नाम था रहमत अली। उस रहमत अली ने उस बात को पकड़ा और उसने एक पर्चा निकाला। उस पर्चे का शीर्षक था नाउ और नेवर। उसमें उसने अलग राष्ट्र की संकल्पना की मुस्लिमों के लिए और उस राष्ट्र को नाम दिया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस नाम का जनक अगर कोई होगा तो वो लंदन में बैठा हुआ कैम्ब्रिज पढ़ने वाला, मूलतः पंजाब के होशियारपुर जिले का रहमत अली। उस रहमत अली ने उसमें पाकिस्तान ये नाम दिया। 1933 में ये उसने किया। 1930 में पहली बार इकबाल ने कहा, लेकिन ये जो पर्चा निकला और पहली बार प्रकट रूप से जो रहमत अली ने कहा कि पाकिस्तान होना चाहिए, वो 1933 में 1933 1933 में भी संयोग ऐसा था कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने लंदन में एक गोलमेज परिषद बुलाई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसमें भारत के कई नेता आए थे, सभी नेताओं को उन्होंने लंदन में बुलाया था, इंग्लैंड में। उस गोलमेज परिषद में इस रहमत अली ने वो नाउ और नेवर नाम का पर्चा दिया। उसमें आई जस्ट वुड लाइक टू कोट, उसमें उसमें बहुत कुछ पर्चे में लिखा है, उसमें एक वाक्य में उसका कोट करना चाहता हूं। वी आर कन्विंस्ड, रहमत अली लिख रहा है, वी आर कन्विंस्ड देयर कैन बी नो पीस एंड प्रोग्रेस इन इंडिया if we, the Muslims, are duped into a Hindu dominated federation in which we cannot be the masters of our own destiny and captains of our own souls. ये वो लिखता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जरा इस वाक्य को आप देखिए तो कुछ अलग संदर्भ ध्यान में आएगा कि सब कुछ तो मिलता है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा, रहमत अली ने ऐसा लिखा। लेकिन जब ये पर्चा गोलमेज परिषद में दिया गया तो गोलमेज परिषद में जितने भी नेता थे सबने उसको सिरे से नकार दिया कि ये किसी बेतुकी बात कर रहा है ये। आई मीन देयर इज नो सिग्निफिकेंस फॉर व्हाट ही वाज सेइंग। सो एवरीवन थॉट दैट नो, दिस इज इररिलेवेंट, दिस इज नथिंग टू डू विद द मेजर मेन बिजनेस। ये कोई इनकी ख्याली पुलाव है जो अलग से राष्ट्र की बात कर रहे हैं। इसलिए अलग से राष्ट्र की बात फिर भी रहमत अली के कहने के बाद भी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन रहमत अली रुका नहीं। रहमत अली ने अपने नाम एक कार्ड छपाया, उसने कार्ड, और कार्ड में लिखा अपने नाम के नीचे, फाउंडर पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट। तो पाकिस्तान ये नाम वहां से उसने एक प्रकार से कॉइन करना प्रारंभ किया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये नाम बहुत ज्यादा चलन में नहीं था, प्रचलन में नहीं था। मुस्लिम नेता भी उसकी बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। इसी रहमत अली ने 1940 में कैम्ब्रिज से, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज से एमए किया। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन, जैसे कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन करती थी, मुस्लिम लीग भी करती थी। मुस्लिम लीग का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ लाहौर में। उस लाहौर के उस अधिवेशन में जिन्ना ने पहली बार अलग से मुस्लिम राष्ट्र की बात की, लेकिन जिन्ना के पूरे भाषण में पाकिस्तान इस शब्द का उच्चारण कहीं नहीं था। He didn't talk about he didn't talk about Pakistan. He talked about a separate Muslim nation. ये उसने कहा, लेकिन पाकिस्तान का उसने जिक्र नहीं किया, पाकिस्तान नाम का उसने जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान इस नाम का उल्लेख पहली बार जिन्ना ने किया तो वो 1943 में, मतलब रहमत अली ने जो पहला पर्चा निकाला पाकिस्तान के नाम से, उसके ठीक 10 वर्ष के पश्चात जिन्ना ने पाकिस्तान इस शब्द का प्रयोग किया और कहा नहीं, अब हमें पाकिस्तान चाहिए।
अलग से मुस्लिम राष्ट्र नहीं, वो तो उसने 1940 में कहा था। 1943 में, 1943 में उसने कहा वी वुड लाइक टू हैव आवर ओन पाकिस्तान, अ सेपरेट नेशन। अब ये रहमत अली जो है वो बेचारा इस सारे इसमें बड़ा दुर्भाग्य इस प्रकार का पात्र है। ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे पहले पाकिस्तान इस शब्द की कल्पना की, पाकिस्तान में पी से पंजाब और क्या-क्या आएगा, वो उसमें बलूचिस्तान का स्थान आएगा, फिर वो नॉर्थ फ्रंटियर का जो था वो शब्द ऐसे पूरे उसने बनाए, लेकिन उसमें बंगाल कहीं नहीं था। पाकिस्तान की पूरी रचना में बंगाल नहीं था। और नियति देखिए, जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना, उस पाकिस्तान में बंगाल था, लेकिन जिसका स्थान लेकर पाकिस्तान बना वो बलूचिस्तान नहीं था। बलूचिस्तान उसके पहले ही स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र होकर बलूचिस्तान ये राष्ट्र बना था। बाद में अक्टूबर 1948 में कांग्रेस ये मुस्लिम लीग ने या पाकिस्तान ने बलात् रूप से उसके ऊपर कब्जा किया और बलूचिस्तान को अपने इसमें ले लिया। अन्यथा बलूचिस्तान ये सबकी सहमति से अलग राष्ट्र के रूप में 6 या 7 अगस्त को उसका निर्माण हो गया था। बलूचिस्तान बन गया था अलग से। तो रहमत अली का दुर्भाग्य देखिए कि जिस रहमत अली ने ये पाकिस्तान की कल्पना की थी, अलग राष्ट्र की कल्पना की थी, जिसको पाकिस्तानी नाम दिया, बाद में उसी नाम को लेकर एक नया राष्ट्र बना। वो रहमत अली जो पाकिस्तान इस नाम के मोमेंट के पीछे पागलों जैसा पड़ा था, वो पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान बनते समय पाकिस्तान के किसी नेता को रहमत अली की याद नहीं आई, किसी को नहीं आई। पाकिस्तान बनने के बाद आखिर वो खुद होकर और 48 में पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में 48 में आने के बाद तब तक जिन्ना का देहांत तो हो चुका था और जिन्ना के देहांत के बाद लियाकत अली खान ये वजीर आजम बने थे वहां। अक्टूबर 1948 में उसने उनसे मतलब उसके पहले उसने मुलाकात की और कहा कि मैं रहमत अली और ऐसा ऐसा। तो अक्टूबर 1948 में लियाकत अली खान ने उसको लिटरली शब्दशाह पाकिस्तान से भगा दिया। जिसने पाकिस्तान की संकल्पना की थी उसे पाकिस्तान के वजीर आजम ने अक्टूबर 1948 को वहां से भगा दिया। फिर वो दिल्ली में आया, होशियारपुर में आया, बहुत डिप्रेस हो गया था। फिर वो वापस गया लंदन में और लंदन में ही दुर्भाग्य देखिए 1951 के प्रारंभ में 1951 बिगिनिंग ऑफ 1951 ठंड के दिन थे लंदन में बहुत ज्यादा। उस लंदन में हॉस्टल नुमा कोई कमरा जैसा था, उसमें वो गुमनामी की मौत मरा। उसका शव सड़ने लगा, लोगों को पता चला, तब कहीं उसको वहीं पे दफनाया गया। ये फितरत है रहमत अली की जिसने पाकिस्तान बनाया। लेकिन इस पाकिस्तान बनते समय अगर कोई विजनरी व्यक्ति था तो वे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 1940 में जैसा मैंने कहा कि पहली बार जिन्ना ने यह कहा कि हमें अलग से मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, लेकिन पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। रहमत अली के कारण पाकिस्तान शब्द कहीं कहीं चल रहा था। 1943 में उसने जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये सारे इसको पकड़ लिया था कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। मुस्लिम मानसिकता ये अलग राष्ट्र के लिए है और जिस प्रकार की तुष्टिकरण की नीति कांग्रेस चल रही है तो इनको अलग राष्ट्र देना पड़ेगा। इसलिए 28 दिसंबर 1940, आप टाइमिंग देखिए कि बाबा साहब अंबेडकर जी का विजन कितना जबरदस्त था, कितना आगे का वो देख सकते थे। तो 28 दिसंबर 1948 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक पुस्तक लिखा और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पुस्तक है वो। तो पुस्तक द बुक इज थॉट ऑन पाकिस्तान, इस नाम का पुस्तक है। बड़ा सा मोटा सा पुस्तक है। अब डॉक्टर अंबेडकर तो वकील थे बहुत अच्छे और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के वकील थे। तो उन्होंने पुस्तक लिखते समय भी दोनों पक्ष उसमें दिए हैं। दोनों पक्ष की का दोनों इनका विचारों का पक्ष रखा है। पाकिस्तान का भी पक्ष रखा है और हिंदुस्तान का भी पक्ष रखा है। पाकिस्तान क्यों चाहिए ऐसा उन्होंने, उनके जो तर्क थे जो मुस्लिम लीग के लोग दे रहे थे उन्हीं को उसमें रखा और बाद में हिंदुस्तान का भी तर्क रखा और बाद में इन सब का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यहां आवश्यक है।
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यहाँ विभाजन के समर्थक थे, द्विराष्ट्रवाद के समर्थक थे, लेकिन उनकी भूमिका उसमें क्या थी वो महत्व की। उनकी भूमिका, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की भूमिका उसमें अत्यंत स्पष्ट भूमिका थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते थे कि हिंदू मुस्लिम को एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। हिंदू मुस्लिम सहअस्तित्व ये संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। इसलिए अगर मुस्लिम मांगते हैं तो उनको अलग से राष्ट्र देना चाहिए। लेकिन जब वे ये कह रहे थे कि अलग से राष्ट्र देना चाहिए, उसमें एक उनकी शर्त थी, एंड दैट कंडीशन वाज कि जनसंख्या की अदला बदली होनी चाहिए। द पॉपुलेशन एक्सचेंज वाज अ मैंडेटरी कंडीशन ऑफ व्हाट डॉक्टर अंबेडकर वाज सेइंग। उनका कहना था कि यहां की जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, चूंकि पाकिस्तान धर्म के आधार पर बन रहा है, धर्म ही उसका आधार है, विभाजन भी धर्म के आधार पर हो रहा है। तो जब धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा है तो भारत के जितने भी मुस्लिम है वे सारे वहां पर चले जाए, और वहां के जितने हिंदू सिख लोग हैं वे सारे भारत में आ जाए, और उनका बड़े नियोजन बद्ध तरीके से उनका यहां पर हम सेटलमेंट हमने करना चाहिए। यहां पे उनका ठीक से जो विस्थापन है वो ठीक से हमने करना चाहिए, योजना के साथ करना चाहिए। ऐसी उनकी इसके पीछे की सोच थी, जो उन्होंने बड़े विस्तार के साथ अच्छी उन्होंने उस पुस्तक में लिखी है। लेकिन इसमें महत्व की बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो उनका पुस्तक 28 दिसंबर 1940 में प्रकाशित हुआ पहली बार, थॉट ऑन पाकिस्तान, उस पुस्तक में जो भूमिका उनकी है वो ही भूमिका उनकी कायम रही अपने मृत्यु तक। उसमें कोई डिविएशन नहीं, कोई अदला बदल नहीं। उनका ये मत अंतिम मृत्यु के क्षण तक उनका ये मत था कि हिंदू मुस्लिम को एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, दोनों का सहअस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए अलग से राष्ट्र होना चाहिए। उन्होंने एक उनका, आई वुड लाइक टू कोट हिज सेंटेंस, आई कोट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, व्हेन पार्टीशन टुक प्लेस आई फेल्ट दैट गॉड वाज विलिंग टू लिफ्ट हिज कर्स एंड लेट इंडिया बी वन ग्रेट एंड प्रॉस्परस। यह अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण है इसका। वो कह रहे हैं कि जब यह विभाजन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने हमको जो अभिशाप दिया था, अब इसको और अगर डिटेल और अगर देखें तो ये ध्यान में आएगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुस्लिम पॉपुलेशन को, मुसलमानों को अभिशाप कह रहे हैं कि जो अभिशाप हमारे ऊपर आया था वो अभिशाप विभाजन के कारण निकल जाएगा और भारत यह एक महान और संपन्न राष्ट्र बनेगा। ये जो मैंने कोट लिया है दैट इज फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, जो महाराष्ट्र शासन ने 20-25 वर्ष पहले प्रकाशित किया था, उसके पहले खंड में पृष्ठ 146, पेज नंबर 146 में उनका ये कोट उन्होंने दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये उनकी भूमिका, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की पाकिस्तान के बारे में की भूमिका यहां अबाधित थी, उसमें कोई कोई डेविएशन नहीं था, कोई विचारों में परिवर्तन भी नहीं आया था, जैसा कई बार होता है कि विचारों में परिवर्तन हो जाता है और लोग कुछ और ये करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, बिल्कुल वही है भूमिका। मृत्यु के थोड़े पहले 1956 में उन्होंने एक भाषण दिया है, 23 जून 1956, 23 जून 1956 को उनका जो भाषण है, उस भाषण का एक सेंटेंस मैं कोट करता हूं, एंड आई कोट, I was glad that India was separated from Pakistan. I was the philosopher, so to say so. I was a philosopher, so to say, of Pakistan. I advocated Pakistan because I felt that it was only by partition that Hindus would not only independent but free. ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या, उनका वक्तव्य, भाषण में उन्होंने बोला है, जो उनका भाषण 23 जून 1956 को उन्होंने दिया हुआ भाषण है। तो पुस्तक से लेकर तो अपने अंतिम दिनों तक बाबा साहब अंबेडकर जी की यह भूमिका अत्यंत स्पष्ट रही, लेकिन वो बहुत ज्यादा नाराज थे कि जनसंख्या के अदला बदली का प्रस्ताव जब उन्होंने रखा, और एक बार नहीं बार बार रखा, उसका फॉलोअप भी किया, तो गांधी और नेहरू जी ने उनको बहुत ज्यादा एक प्रकार से अपमानित करके उस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। गांधी जी की यह श्रद्धा थी कि
विस्थापन की आवश्यकता क्या है? मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए था, उनको मिल गया। अब जब उनको मिल गया तो वो वहां के हिंदुओं को क्यों विस्थापित करेंगे? ये उनकी, गांधी जी की सोच है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सोच बिल्कुल गलत निकली है, क्योंकि जितने दंगे हुए 15 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त के पहले और उसके बाद मूलतः दंगे ज्यादा प्रारंभ हुए। उन सारे दंगों का सार ये था कि वो वहां पर किसी भी हिंदू सिख को रखना नहीं चाहते थे। सिंध प्रांत में एक खुर्रम नाम का मंत्री था। सिंध प्रांत में बेसिकली मुस्लिम लीग का शासन था। 1946 में, 1946, 1940 और 46 में वहां के प्रांतिक असेंबली के चुनाव हुए। प्रांतिक असेंबली मतलब स्टेट असेंबली, जिसको हम विधानसभा आज की भाषा में कहते हैं, एक प्रकार से विधानसभाएं थी वो विधानसभा के चुनाव हुए। उस चुनाव में जो सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग बहुमत के साथ जीती। तो जब बहुमत के साथ जीती तो उनका वहां पे मुख्यमंत्री था। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, और उसी में खुर्रम नाम का उनका एक मंत्री था। वो खुर्रम मंत्री बड़े प्रकट रूप से कहता था, खुलेआम कहता था, और दीवारों पे वॉल पेंटिंग करवाता था। उस समय तो बड़े होर्डिंग वगैरह नहीं लगते थे, लेकिन ये वॉल पेंटिंग वगैरह टाइप होता था, दीवारों में लिखना होता था। उसमें वो लिखता था, हिंदुओं, क्योंकि उस सिंध प्रांत में सिख नहीं थे ज्यादा, हिंदू हिंदू केशधारी नहीं थे ज्यादा, सहजधारी ज्यादा थे। तो हिंदुओं, ये पाकिस्तान छोड़कर भाग जाओ और अपनी बहू बेटियों को यहां छोड़कर जाओ। अपनी बहू बेटियों को छोड़ के ही आपको जाना पड़ेगा, आपकी लड़कियां हम उठा लेंगे, ऐसे खुलेआम कहता था, खुलेआम। सारे उस समय के अखबार की कतरनी कहे, डॉक्यूमेंट्स कहे, या ब्रिटेन के आर्काइव्स में आज भी जो उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, और जो 50 साल के बाद सार्वजनिक होते हैं, तो जो अभी सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में भी एक प्रकार से है, हम देख सकते हैं, सब में इसका वर्णन है किस प्रकार से खुर्रम खुलेआम ये कहता था। उनका टेरर तो इतना ज्यादा था कि 1946 में वहां पर जब नेहरू जी का इलेक्शन के पहले, जैसे चुनाव के पहले आज भी जैसे नेताओं के दौरे होते हैं, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी का दौरा था। तो दौरे के पहले जब उनको पता चला कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ, हम तो सभा को तो बर्बाद करेंगे, लेकिन नेहरू जी की जान की भी गारंटी हम दे नहीं सकते। यहाँ का मुस्लिम युग बहुत ज्यादा उत्तेजित है, तो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर कांग्रेस के नेता बड़े चिंतित हो गए, और कांग्रेस के वहां के जो नेता थे, भाई चिमन भाई, वो चिमन भाई करके नेता अपने एक दो और लोग के साथ लेकर, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वहां पर काफी अच्छा काम था, संघ की शाखाएं बहुत चलती थी। तो संघ के सिंध प्रांत के प्रांत प्रचारक राजपाल जी पुरी थे। तो राजपाल जी पुरी से मिलने वो वहां पे कराची में आए। राजपाल जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप तो बिल्कुल सभा कीजिए, हमारा आप आराम के साथ और बड़े इसके साथ आप सभा कीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। वो सभा हुई, और मुस्लिम लीग के इतने बड़े चैलेंज के साथ, चैलेंज के बाद भी, इतने बड़ी धमकियों के बाद भी, नेहरू जी की वह सभा संघ के स्वयंसेवकों के संरक्षण में 1940 में असेंबली इलेक्शन के एक महीना पहले अत्यंत निर्विघ्नता से, अत्यंत अच्छे से संपन्न हुई। यह उस समय का सिंध प्रांत का, और यह उस समय का पूरे पाकिस्तान का ये चित्र था। तो जो मैं विभाजन की बात कर रहा हूं, कि विभाजन की मानसिकता को बल जो मिलता गया, वो बल इन सारे कारणों से मिलता गया। इसके पहले भी इस सारे पूरे कालखंड में सारे स्थानों पर मुस्लिम लीग ने बहुत ज्यादा दंगे किए। मुस्लिम लीग का हथियार ही था कि अगर उनको एक ध्यान में आया कि अगर हमें पाकिस्तान चाहिए, अगर हमें अलग से राष्ट्र चाहिए, तो हमें हिंदुओं पर या तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व पर एक प्रकार से डर का माहौल निर्माण करना चाहिए। अगर डर का माहौल हम निर्माण करेंगे, और उनको ये लगेगा कि नहीं नहीं, अगर इनको पाकिस्तान नहीं दिया तो हमेशा समाज में अशांतता रहेगी, अशांति रहेगी, दंगे हमेशा होते रहेंगे, इसलिए इनको पाकिस्तान दे दो, भारत का विभाजन हो तो हो, लेकिन कम से कम शांति रहेगी। ऐसा सोचकर हर जगह अशांति निर्माण करना दंगों के माध्यम से, साइकोलॉजिकल, जिसको टेरर कहते हैं, वो साइकोलॉजिकल और प्रत्यक्ष टेरर, सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं तो प्रत्यक्ष टेरर निर्माण करना,
करना, ये सारा काम ये बड़े तीव्रता के साथ मुस्लिम लीग कर रही थी। इसलिए ये जो पड़ाव है कि जहां पर मुस्लिम लीग ने पूरा कांग्रेस को घेर के रखा है कि आप हमें पाकिस्तान बनने के लिए हामी दो, हामी भरो, नहीं तो हम पूरे देश को वो जैसा नोआखाली में हुआ और कलकत्ता में हुआ वैसा बना देंगे। इस प्रकार की जो घोषणा हुई, उसके कारण ये पूरा जिसको हम विभाजन का पूरा ये कहते हैं, वो विभाजन का प्रेशर और बढ़ता गया और भारत के सारे जो भी नेतृत्व था, वो नेतृत्व उस सारे एक प्रकार से प्रेशर के अंडर आया, ऐसा 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 दिखता है। लेकिन ये सारे इसमें जो कुछ दिखा हमको या जो कुछ हुआ, उसमें से 2-3 बातें सामने आई। पहली बात कि उस विभाजन का मूलतः कैसे एग्ज़ैक्टली हुआ, वो तो हम कल देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। लेकिन ये जो विभाजन जो हुआ, उस विभाजन के समय की जो परिस्थिति है, वो देखकर लगता है कि उस समय का नेतृत्व बहुत ज़्यादा बौना था, छोटा था, विज़नरी बिल्कुल नहीं था। मतलब आप कल्पना करें कि इतना बड़ा विस्थापन हो रहा है और ये तो सामान्य व्यक्ति को ध्यान में आ रहा है कि हम मतलब अगर कोई भी हिंदू सिख यहाँ जो पाकिस्तान बनने जा रहा है, जो प्रस्तावित पाकिस्तान है, उस प्रस्तावित पाकिस्तान में कोई भी यहाँ अच्छे से नहीं रह सकेगा, संभव नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से धमकियाँ रोज के रोज मिल रही है, उनको खदेड़े जाने के लिए हमले हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, ऐसे इसमें कोई भी हिंदू वहां पर सुरक्षा के साथ रहना संभव नहीं है और उसकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे रहा है। जो पुलिस है, जो बाद में वहां पे गई, पुलिस भी इन्हीं की हो गई है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पंजाब में बहुत ज्यादा ये इस प्रकार का संघर्ष था। वहां सिख भी थे और संख्या भी लगभग समसमान थी, सिख ज्यादा थे कई इसमें और हिंदू सिख सारे लोग। तो वहां पे संघर्ष ज्यादा था। तो जब संघर्ष ज्यादा था, तो उस संघर्ष के बीच में उसको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक पंजाब बाउंड्री फोर्स नाम की एक जिसको पैरामिलिट्री फोर्स से इस प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी की। उसमें कुछ आर्मी के लोग थे, कुछ पुलिस के लोग थे और उसमें कुछ हिंदू लोग लिए, कुछ सिख लोग लिए और उस पैरामिलिट्री फोर्स जो था पंजाब बॉर्डर फोर्स, उसका मुख्यालय बनाया लाहौर को। उस पैरामिलिट्री फोर्स की ताकत क्या होगी या क्या उसका ये था स्थान था, तो 15 अगस्त को, 14 अगस्त को तो पाकिस्तान डे हो गया, पाकिस्तान बन गया। 15 अगस्त को ये पंजाब बॉर्डर फोर्स का मुख्यालय जो लाहौर में था, उस मुख्यालय पर ही मुस्लिम गुंडों ने आक्रमण कर दिया और वो वहां की जो उनका इमारत थी, उस इमारत को आग लगा दी। अब जब ऐसी दुर्बल इस प्रकार की पंजाब बाउंड्री फोर्स थी, तो वहां के जो हिंदू या सिख जो भारत में आना चाहते थे, इस ऐसी विषाक्त परिस्थिति में उनका उनकी सहायता, उनकी मदद करना ये तो संभव ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ जो था वो मुस्लिम गूंस जिसको कहते हैं, मुस्लिम गुंडे, उनके हाथों में था। उस समय जो मुस्लिम लीग का जो एक 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 फ्रंट एंड ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, उसको मुस्लिम नेशनल गार्ड उन्होंने नाम दिया था। आज मुस्लिम नेशनल गार्ड ये शब्द ही जैसे इतिहास में विलुप्त हो गया है। उस समय सबसे बड़ा टेरर अगर किसी को लगता था तो मुस्लिम नेशनल गार्ड का था। मूलतः मुस्लिम लीग गई, लेकिन एक फ्रंट एंड के लिए उन्होंने नाम लिया था मुस्लिम नेशनल गार्ड। उस मुस्लिम नेशनल गार्ड के गुंडे जो थे, रास्ते में जा जाकर और ये कहते थे कि आपको घर छोड़ना है, आपको यहाँ से निकलना है, आपको तो छोड़ना है। अनेक दंगे, मैंने एक पुस्तक लिखी है वे 15 दिन, उस वे 15 दिन में कुछ मैंने जो संघर्ष हुए उसका उल्लेख किया है। 2-4 ही उदाहरण दिए, उदाहरण तो बहुत है, 2-4 से ज्यादा मैंने नहीं दिए हैं, लेकिन जो दिए हैं उसके तथ्य मेरे पास। जैसे लाहौर के 6वीं पातशाही पर जिस पद्धति से मुस्लिम नेशनल गार्ड ने हमला किया, उसका जो बयान, जिसने हमला किया उसका बयान ये डॉक्यूमेंटेड है। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। ऐसे पवित्र गुरुद्वाराओं पर, मंदिरों पर जिस प्रकार से विध्वंस किया गया, वो ऐसी घटनाएं अनगिनत हुई। इसलिए हिंदू सिख तो वापस आने चाहते थे, लेकिन आने के बाद उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके यहाँ पर व्यवस्थापन के लिए कोई ऐसी योजना भारत सरकार के पास नहीं थी। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की बौनी
विचारधारा, बौनी सोच वाले या जिनके पास दूरदृष्टि नहीं है, ऐसा नेतृत्व उस वो मौत, लगभग 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन, ये सब इसलिए हो पाया, इसलिए हुआ क्योंकि कोई योजना नहीं थी। मुझे लगता है कि यहाँ पे रुकना ठीक रहेगा, कल का भी पूरा सत्र अपने पास है। अगर अभी आपको जैसा संयोजकों ने मुझे कहा है कि अभी आप कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने में अच्छा लगेगा। आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार। डॉक्टर नवीन केतन कुमार मेयर है। बोरिवली में रहता हूँ। मुझे ये जानना है कि वो रहमान अली खान जो है होशियारपुर के, रहमत अली खान, उन्होंने उनके दिमाग में ये आया था पहले, मतलब दूसरी, मतलब पहले तो ये इकबाल अली वो पोएट जो थे उन्होंने किया और फिर दूसरी बार इनका आया। तो मुझे ये जानना है कि हमें ऐसा बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल करके ये किया, तो क्या ब्रिटिशर्स ने भी थोड़ा घी डाला आग में, कि मतलब व्हाट केम फर्स्ट, ब्रिटिशर्स प्लांटेड द आइडिया और ये खुद का ये था? Well, ब्रिटिशर्स का रोल बेसिकली। Yeah, very good question. To be precise, whatever the documents which I have got or anyone could get, जो भी रिसर्च आप करेंगे उसमें से एक बात ध्यान में आती है कि द आइडिया वाज नॉट फ्लोटेड बाय ब्रिटिशर्स, टू बी वेरी प्रिसाइज। ये आइडिया ब्रिटिशर्स से नहीं आई, ये आइडिया आई जैसे इकबाल ने आइडिया दी, उसके बाद इसने रहमत अली ने उसको उठाया और उसने पर्चा बनाया वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हुआ। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स का रोल ये था कि जो मुस्लिम मांगे रख रहे थे उस मांगों को ब्रिटिशर्स ने एक प्रकार से एंडोर्स करके उनको बल दिया। नहीं तो शुरुआत में ही जिस प्रकार की मांगे मुस्लिम लीग रख रही थी, और पहले तो मुस्लिम लीग की उतनी ताकत भी नहीं थी, तो उनको अगर एंडोर्स ही ये ठीक से नहीं करते या उस पद्धति से नहीं करते ये ब्रिटिशर्स, तो शायद मुस्लिम लीग की इतनी ताकत नहीं होती या मुस्लिम लीग का इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ता। लेकिन कई मांगों में कई बार ब्रिटिशर्स ने मुस्लिमों का साथ दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को निश्चित रूप से चाहते थे, भारत बहुत बड़ा था और कोई भी राष्ट्र, और इंग्लैंड तो बहुत छोटा था, वो जब छोड़ के जा रहे हैं, जिस भी कारण जा रहे हैं, मजबूरी के कारण वो गए, लेकिन जाते समय वो एक कोई बहुत बड़ा ऐसा राष्ट्र रखना नहीं चाहते थे। वे भारत को टुकड़ों में बांटकर जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े भी उनके लिए मैनेज करना ठीक नहीं होता, क्योंकि वो उस समय तक उनके दिमाग में था कि भले ही हम रहे लेकिन भारतीय डोमिनियन के स्टेज में रहेगा, मतलब एक प्रकार से अलग से स्वतंत्र कुछ है आपका, लेकिन हमारे अंकित है आप। जैसे जो कनाडा राष्ट्र है वो आज भी ब्रिटेन की महारानी और उसकी बात करता है, तो वैसे हम अंकित रहेंगे, एक प्रकार से नोशनली क्यों ना हो अंकित रहेंगे, ऐसी उनकी कल्पना थी। इसलिए वो बहुत ज्यादा टुकड़े नहीं चाहते थे, लेकिन निश्चित रूप से हिंदू और पाकिस्तान के बीच में भारत को टुकड़े करवाना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान की आइडिया जो उनकी नहीं थी, मुस्लिम लीग को जरूर उन्होंने कई बार में एंडोर्स किया, लेकिन ये आइडिया तो निश्चित रूप से मुस्लिम लीग की ही थी। ओके, थैंक यू। काफी आपने अच्छा बताया। ये आप हमें बता रहे हैं, ये तो अपने रेडियो में बताना चाहिए, टीवी पे बताना चाहिए। ऐसा है। धन्यवाद। लेकिन जो भी मैंने बात कही है उन सारे बातों के तथ्य प्रमाण हैं। मैंने जो पुस्तक भी लिखी है वे 15 दिन, उसमें भी एक एक बात, एक एक घटना, एक एक प्रसंग, सबके प्रमाण मेरे पास है, सबके प्रमाण है। इसलिए कोई भी बात इमोशनली कहना या ऐसा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। जी सर, बहुत ही अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। हाँ जी, बोलिए सर। मेरे कुछ सवाल है। आपने कहा था कि अपनी जो वो पंजाब की फोर्स थी उसका जो मेन था वो पाकिस्तान में था और वो 14 अगस्त को जला दिया गया था। तो फिर एग्जैक्टली अपने हिंदू, वहाँ के जो हिंदूज और सिंधीज थे वो एग्जैक्टली कैसे अपने देश में आए, एंड अपनी सत्ता कमजोर रहने के बावजूद भी फिर वो कैसे आए, अपनी सत्ता कमजोर क्यों थी,
लाइक बाबा अंबेडकर जी ने तो अपनी पुस्तक द्वारा भी अपने विजन्स बता दिए थे, तो सबको पता था कि ऐसा हो सकता है। तो इतना पता होने के बाद भी नियोजन क्यों नहीं किया गया? क्या अपनी जो सत्ता थी उस टाइम की, उनके अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट्स थे क्या? लाइक उनका कुछ टाई अप था क्या वो मुस्लिम लीग के साथ? ये सारे मेरे प्रश्न। बहुत अच्छे सवाल है। इसमें अधिकतर प्रश्नों के उत्तर मैं कल जो विषय रखूंगा उसमें मैं दूंगा। जैसे कि वहां पर हिंदू सिख कैसे आए, कैसे सुरक्षित रूप से आए। लेकिन उसी के साथ आप ये समझ के चलिए कि जो 10-12 ये 15 से 20 लाख लोग मारे गए, उसमें से अधिकतर लोग वही हैं जो बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से भारत आ रहे थे। अधिकतर लोग वही मारे गए। तो सारे लोग सुरक्षित तो नहीं ला पाए हम लोग। लेकिन फिर भी जो रचना बनी, जो योजना बनी, उसमें भी उसके सारे विपरीत इसके बाद भी उसमें कौन था, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका थी, ये कल अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो भी तथ्यों के साथ अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे मुद्दे बहुत अहम हैं और ये सारे इतिहास में अभी तक ये विलुप्त से ऐसे थे। ये सामने आने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि उस समय का नेतृत्व क्या कर रहा था। ये आपने ठीक सवाल पूछा कि वो नेतृत्व उस समय क्या कर रहा था। एक बात लेकिन जरूर मैं कहूंगा कि उस नेतृत्व की मुस्लिम लीग के साथ कोई साठगांठ नहीं थी। ये बात अपन मान ले कि कोई साठगांठ करके उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। इतना जरूर है कि वो मुस्लिम लीग के हर मांग के आगे घुटने टेकते टेकते आगे बढ़ते गए। मुस्लिम लीग ने मांग रखना, इन्होंने पहले, कांग्रेस ने पहले मना करना, ना करना और बाद में उसी बात को मान लेना। यही चलता रहा, यही सिलसिला चलता रहा, जिसके कारण वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे जिन्ना, जो कि ऐसे टेबल मेजे थपथपा कर बोलते थे कि नहीं, मैं, मुझे मिलना मतलब मिलना चाहिए। इस भूमिका में लाने के लिए कांग्रेस का जो नेतृत्व था, जो बहुत ज्यादा कठोर नहीं था, वो बड़े हद तक जिम्मेदार है, ऐसा निश्चित रूप से कह सकते हैं। ओके, थैंक यू। आई गेस आज का टाइम खत्म होने को है। धन्यवाद सर। इतिहास में विभाजन के संबंधित आपके विचार सुन के हम सभी प्रभावित हुए और वंगभंग आंदोलन, गोलमेज परिषद, खिलाफत आंदोलन जैसी घटनाएं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की भूमिका, ये सब इतिहास में हो गए हैं जिसे शायद कई लोग वाकिफ नहीं है। इतिहास में जो घटनाएं हुई, उन गलतियों से कुछ सीख के अपना वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाए, ये सीख आपके मूल्यवान विचारों से मिलती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे लिए अपना अमूल्य समय निकाला। आज का ये विभाजन की त्रासदी का पहला सत्र समाप्त होता है। इसी का दूसरा सत्र कल 13 अगस्त 8 से 9 के बीच में आयोजित किया गया है। तो कल भी आप सभी इसी उत्साह से हमें ज्वाइन होंगे ऐसी आशा करता हूँ। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्र यही समाप्त होता है।